हेलो डी लर्नर्स, माय नेम इज मधु शर्मा। स्कॉलर्स के डिजिटल चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारी ऑफलाइन कोचिंग में पेपर होता है उसका डिटेल सॉल्यूशन। द पेपर कोड इज 025857। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज एन एरर। कौन से पार्ट में एरर है ये फाइंड करना है। एरर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट सरप्राइजेस मी इज हिज एब्सोल्यूट इंडिफरेंस फॉर द एंटायर ट्रेजेडी। अब देखो इंडिफरेंस है, इंडिफरेंस के साथ जो प्रेपोजिशन यूज होती है वो कौन सी यूज होती है? टू। क्या यूज होती है? टू। तो यहाँ फोर की जगह क्या आएगा? टू। क्या आएगा? व्हाट सरप्राइजेस मी, जिसने मुझे सरप्राइज कर दिया वो क्या था? इज हिज एब्सोल्यूट इंडिफरेंस, वो उसकी उदासीनता टू दी एंटायर ट्रेजेडी, पूरी ट्रेजेडी पे जो उसकी उदासीनता थी उसने मुझे क्या कर दिया? सरप्राइज कर दिया। ये कहना जा रहा है। तो इंडिफरेंस जो प्रेपोजिशन होती है उसके साथ क्या था? इंडिफरेंस टू समथिंग होता है। इंडिफरेंस टू समथिंग। तो अपना क्या फोर की जगह क्या आएगा? टू। कौन से पार्ट में एरर? सी पार्ट कंटेन्स एन एरर। नेक्स्ट, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ दी फॉलोइंग सेंटेंस हैज एन एरर। फिर से किसका क्वेश्चन है? एरर का। द सिक्योरिटी गार्ड केप्ट अवेक, सिक्योरिटी गार्ड ने क्या रहा? जगह रहा। लेस्ट नो स्ट्रेंजर। अब देखो लेस्ट का जो पेयर बनता है, लेस्ट एक क्या है? कंजक्शन। लेस्ट क्या है? कंजक्शन। और जो लेस्ट का मोस्टली जो पेयर बनता है वो किससे बनता है? शुड से। किससे बनता है? शुड से। ठीक है। और लेस्ट, लेस्ट का मीनिंग क्या होता है? अगर हिंदी मीनिंग ये इसका मीनिंग होता है नो, नेगेटिव। क्या होता है? नेगेटिव। क्लियर? कि जैसे मान लो हैपन, नॉट हैपन, आप चाहते हो कि ऐसा ना हो, ठीक है ना, लेकिन ऐसा हो जाए तो उसको बोलते हैं। ठीक है। तो द सिक्योरिटी गार्ड केप्ट अवे, सिक्योरिटी गार्ड क्या रहा? जगह रहा। क्यों जगह रहा? ताकि लेस्ट नो स्ट्रेंजर शुड नॉट एंटर दी हाउस अननोटिस्ड, बिना बताए कोई स्ट्रेंजर घर में क्या नहीं हो जाए? एंटर ना हो जाए। इसलिए सिक्योरिटी गार्ड कह रहा, जगह रहा। वो ये कहना चाह रहा है। लेकिन लेस तो ऑलरेडी नेगेटिव होता है, ऑलरेडी नेगेटिव होता है। लेकिन अब इसमें ऑलरेडी ये जब नेगेटिव है, जब ये नेगेटिव है तो फिर ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, जबकि अपन एक पार्ट में एक ही नेगेटिव होगा। क्लियर? सुपरफ्लुअस हो गया। तो यहाँ पे नो भी नहीं आएगा और यहाँ पे क्या नहीं आएगा? नॉट भी नहीं आएगा। तो कौन से पार्ट में एरर है? बी पार्ट में। कौन से पार्ट में एरर है? बी पार्ट में। अब नो तो नहीं आएगा लेकिन कुछ ना कुछ तो डिटरमाइन तो करना ही पड़ेगा स्ट्रेंजर को। क्लियर? स्ट्रेंजर है, काउंटेबल नाउन है। अब काउंटेबल नाउन को तो डिटरमाइन करना होता है। जैसे मैं बोलूं आई हैव पेन, तो आई हैव पेन लिख के नहीं जोड़ सकता, या तो बोलो आई हैव पेन्स, या बोलो आई हैव अ पेन, तो डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? नो की जगह लिखेंगे अपन एनी। क्या लिखेंगे? एनी। कि लेस्ट एनी स्ट्रेंजर शुड एंटर द हाउस अननोटिस्ड। क्लियर? तो कौन से पार्ट में एरर है? बी पार्ट में एरर। लेस्ट के साथ नेगेटिव वर्ड नहीं आता क्योंकि लेस्ट जो होता है वो खुद ही क्या होता है? नेगेटिव होता है। और इसका मतलब होता है, अगर हिंदी में देखा जाए, हिंदी में इसका मतलब है कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो, इस टाइप से। मतलब नॉट हैपन, भाई आप नहीं चाहते ऐसा हो लेकिन वो ऐसा हो, ठीक है, उस केस में यूज करते हैं। फाइंड द वर्ड बेस्ट एक्सप्रेसेस। क्या फाइंड करना है? सिनोनिम। क्या फाइंड करना है? सिनोनिम। विली। अब देखो विली का मतलब होता है कनी, चालाक, सिली, क्राफ्टी, क्राफ्टी, ठीक है, एस्ट्यूट, एस्ट्यूट। इस टाइप के पर्सन को क्या बोलते हैं अपन? चालाक। तो वाइल्ड, वाइल्ड का मतलब क्या होता है? फेरोशियस। वाइल्ड का मतलब क्या होता है? कुका। फेरोशियस, फेरोशियस। स्टूपिड, स्टूपिड का मतलब तो सब जानते हो, फूल। क्या होता है? फूल, फुलिश। कनिंग, कनिंग का मतलब क्या होता है? चालाक। कनिंग का मतलब क्या होता है? चालाक। अपनों ने पहले पढ़ा था, तो इसका आंसर क्या होगा? कनिंग। क्या होगा? कनिंग। अब बच्चा क्या? एंग्री। एंग्री का मतलब क्या होता है? फ्यूरी, फ्यूरियस, गुस्से, फ्यूरियस। तो अब अपना आंसर क्या होगा? कनिंग। क्या होगा? कनिंग। क्लियर? नेक्स्ट, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। जो गिवन वर्ड है उसको क्या फाइंड करना है अपने को? अपोजिट। क्या फाइंड करना है? अपोजिट। अबेस। अब अबेस का मतलब क्या था? अबेस का मतलब है डिग्रेड, किसी चीज को नीचा दिखाना। डी मीन, डी वैल्यू, डिस्परेज। क्लियर? अबेस का मतलब क्या था? बी लिटिल। एक और वर्ड होता है बी लिटिल, बी लिटिल, किसी को नीचा दिखाना। बी लिटिल, किसी को क्या दिखाना? नीचा दिखाना।
ठीक है ना, लिटिल का मतलब तो छोटा और बी लिटिल वर्ब बन जाता है, तो इसका मतलब क्या होता है, किसी को नीचा दिखाना, डिफेम करना, मतलब डिमीन करना, मतलब डिस्परेस करना। तो इसका आंसर क्या, अब देखो एलिवेट, एलिवेट का मतलब क्या होता है, रेज या लिफ्ट, रेज या लिफ्ट, रेज या लिफ्ट। तीस का मतलब क्या होता है, किसी चीज को क्या करना, जब्त करना, सराउंड, क्या करना, सराउंडेड बाय आर्म्ड फोर्सेस, सराउंडेड बाय आर्म्ड फोर्सेस, किसी चीज को घेर लेना, बिसीज वगैरह, किसी चीज को क्या कर लेना, घेर लेना। बिलिटिल, अब इसका आंसर क्या होगा, देखो अपोजिट, लेकिन ये तो क्या हुआ, सिनोनिम, ये तो क्या है, सिनोनिम है। माउंट, माउंट का मतलब क्या होता है, क्लाइंब, माउंट का मतलब क्या होता है, इंक्रीज, इंक्रीज या क्लाइंब। एक इसका मतलब वो भी होता है, अरेंज करना, क्या करना, अरेंज करना। क्लियर। अब यहाँ जो इसका अपने वो फाइंड करना अपोजिट, तो ये तो इसका निकला सिनोनिम, तो ये तो कट गया। अब सीज करना तो होगा नहीं, क्या होगा, एलिवेट, क्या होना, एलिवेट। तो इसका मतलब बिलिटिल का मतलब क्या होता है, नीचे गिराना, मतलब किसी को नीचा दिखाना, रेस का मतलब उसको ऊपर दिखाना, ऊंचा करना। तो आंसर क्या होगा, एलिवेट, क्या होगा, एलिवेट। क्लियर। नेक्स्ट, फाइंड द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, क्या फाइंड करना है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब देखो वेटेज, वेट एक वर्ड होता है, वर्ब होती है। अब वेट अगर लिखा होता तो फिर सही होता, लेकिन ये वेटेज बोल रहा है, वेटेज की स्पेलिंग गलत है, किसकी स्पेलिंग गलत है, और इनकरेक्टली फाइंड करना है, तो वेटेज की दिक्कत है। तो वेटेज को कैसे करेंगे, WEIGHTAGE, वेटेज। क्लियर। तो ये स्पेलिंग सही होगी। तो एरर किस पार्ट, कौन से एरर किस पार्ट में, ए पार्ट में, मतलब इनकरेक्टली स्पेल्ड। बैगेज, बैगेज और लगेज, बैगेज का मतलब क्या होता है, लगेज बोरिया बिस्तर, लगेज। क्लियर। चैलेंज, चैलेंज का मतलब क्या होता है, किसी को मतलब वो करना, चैलेंज करना, ये तो सबको पता ही है। लैंग्वेज, लैंग्वेज का मतलब सबको पता है, भाषा। क्लियर। तो अपना आंसर क्या होगा, वेटेज। नेक्स्ट, फाइंड द इनकरेक्टली, फिर से क्या फाइंड करना है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इरिटेट, इरिटेट का मतलब होता है किसी को बोदर करना, परेशान करना, तो क्या कर देना, बोदर करना, अनोय करना। क्लियर। पेनेट्रेट, अब देखो पेनेट्रेट में क्या होता है, एक ही एन आता है, कितने आते हैं, एक ही एन आता है। इसमें क्या दे रखे हैं, दो दो एन, तो ये वाला एन आएगा नहीं। कौन से पार्ट में गलती है इसमें। अब परफोरेट, परफोरेट और पेनेरेट दोनों का मतलब एक ही होता है, मेक होल, आर पार कर देना किसी भी चीज को, मतलब उसमें छेद कर देना ताकि आर पार हो सके। ठीक है। तो पेनेट्रेट और परफोरेट का मतलब क्या होता है, मेक होल, गड्ढा बना देना, मतलब आर पार जाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा कर देना। हेजिटेट का मतलब क्या होता है, हिचकिचाना, हेजिटेट का मतलब सबको पता है क्या, हिचकिचाना, कोई टाइप का पर्सन, टाइप पर्सन। तो अपना आंसर क्या होगा, पेनेट्रेट। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, क्या फाइंड करना है, क्या करना है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फाइंड करना है। देखिए, देखते हैं, आई नेवर डैश सच अ रिजल्ट। अब ध्यान दो, आई नेवर डैश सच अ रिजल्ट, मैंने ऐसा रिजल्ट कभी नहीं देखा, ये कहना जा रहा है भाई मैंने ऐसा रिजल्ट कभी भी नहीं देखा। तो थिंक, अब देखो ये जो भी काम हुआ है तो रिजल्ट आ चुका, पास्ट में हो चुका काम, तो प्रेजेंट तो होगा नहीं, प्रेजेंट टेंस तो आ नहीं सकता, तो फिर ये भी तक कट गया। और कौन सा कट गया, ड्रीम ऑफ भी कट गया। अब बचा कौन सा, ड्रीम्ड ऑफ और ड्रेम्ड ऑफ। अब दोनों फॉर्म चलती है, दोनों फॉर्म चलती है, लेकिन एक चीज याद रखना, ये जो ये ईडी वाली है ना, ये मोस्टली यूज होती है स्पीकिंग में, स्पीकिंग में, या फिर अमेरिकन स्पीकिंग में यूज करते हैं। और ये जो मोस्टली जो फॉलो होती है वो किसमें होती है, अमेरिकन इंग्लिश, किसमें, अमेरिकन इंग्लिश। और जो अपन फॉलो करते हैं वो अमेरिकन इंग्लिश फॉलो करते हैं, ब्रिटिश, अपन फॉलो करते हैं ब्रिटिश। तो ब्रिटिश, ब्रिटिश में क्या फॉलो करते हैं, ड्रैम्ड। तो ये क्या है, ब्रिटिश इंग्लिश। ब्रिटिश इंग्लिश में क्या यूज करते हैं अपन, सेकंड और थर्ड फॉर्म ड्रैम्ड, क्या यूज करते हैं, ड्रैम्ड। तो अपन फॉलो करते हैं ब्रिटिश को, तो ब्रिटिश के हिसाब से क्या होगा, ड्रैम्ड, क्या होगा, ड्रैम्ड। क्लियर। नेक्स्ट, select the most appropriate word to fill in the blank, fill in the blank का क्वेश्चन है, if you dash in your studies you will get a first class। अगर तुम अपनी स्टडी करते हो तो तुम क्या कर लोगे, फर्स्ट क्लास में पास हो जाओगे, फर्स्ट क्लास से पास हो जाओगे, ये कहना चाह रहा है। इफ यू डैश इन योर स्टडीज, अब देखो इंसिस्ट के साथ कहते हैं, इंसिस्ट के साथ तो ऑन आता है, और इंसिस्ट का मतलब कहता है डिमांड।
इंसिस्ट का मतलब क्या होता है? डिमांड, डिमांड या रिकमेंड। इंसिस्ट का मतलब क्या होता है? डिमांड करना या रिकमेंड करना। अधीर, अधीर का मतलब क्या होता है? अब देखो, अधीर का मतलब होता है स्टिक फास्ट, स्टिक फास्ट, ठीक है, किसी भी चीज से चिपक जाना, मतलब इस टाइप से, मतलब उसको पालन करना उसका। एक बिलीव इन भी बोल सकते हो आप, बिलीव इन, ठीक है, बिलीव इन भी बोल सकते हो। प्रिजर्व, प्रिजर्व का मतलब क्या है? सेफ गार्ड, प्रोटेक्ट, किसी भी चीज को प्रोटेक्ट करना, कंजर्व करना, प्रोटेक्ट करना, कंजर्व करना, क्लियर। इंडल्ज का मतलब क्या होता है? टू अलो, टू अलो वन सेल्फ टू एंजॉय, खुद को एंजॉय करने के लिए, तो एंजॉय, खुद को एंजॉय करने के लिए क्या करना? खुद को अलो करना, क्लियर। इंडल्ज का मतलब होता है एक संलिप्त हो जाना। तो अगर आप उसमें डूब जाते हो, अगर आप कहने का मतलब, एंजॉय का मतलब ये नहीं कि अगर, एंजॉय का मतलब यानी, इंडल्ज का मतलब किसी को, खुद को क्या कर देना? झोंक देना, किसी काम में डूब जाना, ठीक है। तो अगर तुम डूब जाते स्टडीज में, तो तुम क्या कर लोगे? फर्स्ट क्लास में पास हो जाओगे, मतलब फर्स्ट क्लास से क्या हो जाओगे? पास हो जाओगे, ये कहना जा रहा है। तो अगर तुम खुद को अलो करते हो, मतलब इंजॉय का मतलब स्टडीज को इंजॉय करते हो, तो तुम क्या हो जाओगे? फर्स्ट क्लास से पास हो जाओगे। तो और इंडल्ज के साथ जो, इंडल्ज के साथ जो प्रेपोजिशन आती है वो कौन सी आती है? इन। कौन सी आती है? आपको स्टडी को तो प्रोटेक्टर देंगे नहीं, ठीक है ना, अधीर स्टिक तो होगा नहीं, तो फिर क्या होगा? इंडल्ज, क्या होगा? इंडल्ज। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। जो गिवन इडियम उसका क्या फाइंड करना अपने को? मीनिंग। द शॉपिंग मॉल इज अ बी हाइव ऑफ, अब देखो ये एक फ्रेज है, बी हाइव ऑफ, बी हाइव ऑफ एक्टिविटी। अब देखो, हाइव का मतलब होता है अ स्मॉल बॉक्स, क्या होता है? अ स्मॉल बॉक्स, ठीक है। अब बी हाइव का मतलब, बी हाइव का मतलब था मधुमक्खी का छत्ता, बी हाइव का मतलब होता है मधुमक्खी का छत्ता, बी हाइव का मतलब क्या होता है? मधुमक्खी का, मधुमक्खी का छत्ता, क्लियर। तो देखते हैं, अब जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसमें जो एक्टिविटी होती है, ठीक है ना, वो जो मधुमक्खी होती है वो बिजी होती है फिर फ्री होती है? बिजी होती है, एनी टाइम कुछ ना कुछ करती रहती है मधुमक्खियां। तो इसका मतलब होता है मधुमक्खी का छत्ता, मतलब तो वहां पे क्या होना? कोई ना कोई काम चल रहा होता है, और काम जब चल रहा होता है तो मतलब सब आदमी क्या होते हैं? सब लोग क्या होते हैं? बिजी होते हैं। तो फिर इसका मतलब क्या होगा? अ बिजी प्लेस, अ बिजी प्लेस, क्लियर। अब कोई सिक्योर प्लेस तो हो नहीं सकता, स्वीट हो सकता है, आपको स्वीट लगे, ठीक है ना, स्वीट वाला भी नहीं होगा, कॉस्टली भी नहीं होगा, क्या होगा? बिजी। सारे कहने का मतलब है जो मधुमक्खी का छत्ता है वहां पे हर हमेशा एक्टिविटी चलती रहती है, और उस कारण से वो जो प्लेस है वो क्या रहता है? बिजी रहता है। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। जो गिवन इडियम उसका क्या फाइंड करना अपने को? मीनिंग फाइंड करना। ही एडवाइज्ड हर टू गिव अ वाइड बर्थ, वाइड बर्थ टू मैलिशियस पर्सन। अब वाइड बर्थ, अब देखो बर्थ का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, बर्थ का मतलब होता है प्लेस, अ प्लेस, अ प्लेस फॉर स्लीप, अ प्लेस फॉर स्लीप इन शीप और ट्रेन, और ट्रेन, जो ट्रेन या शीप में जो प्लेस होता है सोने के लिए, उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं? बर्थ। क्या यूज करते हैं? बर्थ। तो टू गिव अ वाइड बर्थ टू मैलिशियस पीपल, ही एडवाइज्ड हर, उसने उसे एडवाइस किया टू गिव अ वाइड, अब ये वाली फ्रेज है, टू गिव अ वाइड बर्थ, टू गिव अ वाइड बर्थ। अब इसमें बर्थ का मतलब था अ प्लेस वेयर स्लीप और स्लीप इन शीप और ट्रेन, ट्रेन में जो सोने की जगह होती है उसको बोलते बर्थ। तो इसका मतलब अ गिव, टू गिव अ वाइड बर्थ का मतलब आप मतलब डिस्टेंस चाहते हो किसी से, क्या चाहते हो? डिस्टेंस चाहते हो, क्लियर। मान लो टू गिव अ वाइड बर्थ मतलब उसको सोने दो, जो ट्रेन में है उसको सोने दो, उससे आप क्या चाहते हो? दूर ही जाते हो, ठीक है। तो जब आप किसी से दूर ही जाते हो तब उस फ्रेज का मतलब क्या था? टू गिव अ वाइड बर्थ। वाइड का मतलब क्या था? चौड़ा, तो उससे जो गैप है वो क्या रखो? चौड़ा रखो, ठीक है। तो गिव अ लार्जर बेड टू, पे मोर अटेंशन, शेयर हर सीक्रेट, कोई शेयर थोड़ी करने, ज्यादा ध्यान भी नहीं देना, तो क्या होगा? टू स्टे अवे फ्रॉम, किसी से क्या रहना? दूर रहना, क्या रहना? दूर रहना। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्टली एक्टिव फॉर्म, एक्टिव पैसिव फॉर्म। अब अपनों ने पढ़ा था एक्टिव से पैसिव में जाते टाइम कभी भी क्या नहीं बदलता? मीनिंग बदलता ना, मीनिंग बदलता ना टेंस बदलता, ठीक है। अब इसमें जो टेंस है वो कौन सा है? कौन सी फॉर्म है वर्क की? इसमें जो टेंस है वर्क की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। अब सेकंड फॉर्म है तो इसका मतलब टेंस तो बदलेगा नहीं, पास्ट में रहेगा,
प्रेजेंट वाले काट दो, ये देखो किसमें दे रखा प्रेजेंट में, तो ये कट गया, किधर दे रहा जो, अब ये सब पास्ट में, ये सब किसमें पास्ट में, लेकिन ऑब्जेक्ट देखो, ऑब्जेक्ट क्या अपना हिज डिसीजन, तो डिसीजन पहले आएगा, डिसीजन अब पहले आएगा तो फिर क्या होगा, ये वाला कट गया, पेरेंट्स, पेरेंट्स तो देंगे, अब बचे ये दोनों, तो फिर कौन सा होगा, वॉज अप्रूव्ड, वॉज अप्रूव्ड, ठीक है ना। गॉड तो अगर मान लो ऑप्शन में वॉज अप्रूव्ड नहीं होता तब जाके अपन गॉट अप्रूव्ड सही कर सकते थे, लेकिन फिर क्या आएगा, वॉज अप्रूव्ड, हिज डिसीजन वॉज अप्रूव्ड बाय बोथ हिज पेरेंट्स, क्लियर। अब कायदे से अगर मान लो ऑफ यूज करा, या तो यहाँ पे ऑफ नहीं आना चाहिए था, अप्रूव्ड हिज डिसीजन होना चाहिए था, ऐसा समझो, या तो यहाँ ऑफ नहीं आना चाहिए था, अगर ऑफ लिख रहे हो फ्रेजल वर्ब मान रहे हो तो फिर फ्रेजल वर्ब से पहले क्या आना चाहिए था, कायदे से ऑफ नहीं आना चाहिए था, क्लियर। लेकिन फिर भी अगर ग्रामेटिकल सारे ऑप्शंस को काटे तो आंसर फिर कौन सा बचा, डी होगा, ऐसा समझो, ग्रामेटिकल तो ये सही है, बी की फॉर्म और वर्ब की, क्लियर। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, जो गिवन सेंटेंस है उसकी क्या फाइंड करनी है अपनों को, करेक्ट एक्टिव पैसिव फॉर्म। अब ध्यान दो, these days most of the students do their assignments, अब do वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, मतलब जो टेंस होगा वो किसमें होगा, प्रेजेंट में, पास्ट के सारे स्ट्रक्चर काट दो, अब देखो आर डूइंग, या तो कॉन्टिन्यूस कर दिया, जबकि कॉन्टिन्यूस है ही नहीं, इंडेफिनिट है, तो ये भी कट गया, यहाँ पे भी देखो कॉन्टिन्यूस कर रखा है तो ये भी कट गया, फिर बच्चा कौन सा, आर डन, आर डन यहाँ पे भी। अब देखो एक चीज देखो, यहाँ क्या दे रखा है, दीज डेज, दीज के साथ जो आएगा वो प्लूरल होगा, जबकि यहाँ क्या दे रखा है, डे, आया समझ, तो फिर ये वाला भी सही नहीं हो सकता, तो बच्चा कौन सा, बी, बी विल बी करेक्ट। और भी बाकी भी देखना हो तो एक चीज देखो, इसका जो ऑब्जेक्ट है, इस वर्क का ऑब्जेक्ट कौन है, पूरा ये, दीज असाइनमेंट्स, दीज असाइनमेंट्स, तो दीज असाइनमेंट्स क्या आएगा, स्टार्टिंग में आएगा, जबकि यहाँ क्या दे रखा है, मोस्ट ऑफ दी असाइनमेंट, मोस्ट ऑफ दी असाइनमेंट, मोस्ट ऑफ तो दे रखा है लेकिन दीज दीज डेज नहीं दे रखा है, समझ में, तो अपना जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी, क्या होगा, बी। अगर पूरा भी पढ़ो तो आर डन तो इसमें भी विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट, विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट बाय द स्टूडेंट्स, अब देखो इसमें बाय द दे रखा है, बाय इसमें क्या दे रखा है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसी में दे रखा है, तो इस कारण से जो सबसे सुटेबल आंसर होगा वो कौन सा होगा, बी, कौन सा होगा, बी। नेक्स्ट, select the word which means the same as the group of words given, सेम मीनिंग फाइंड करना है, मतलब क्या फाइंड करना है, सिनोनिम, लेकिन ये किसका क्वेश्चन है, वन वर्ड का, किसका क्वेश्चन है, वन वर्ड का, ए गैदरिंग एट अ रिलीजियस प्लेस, रिलीजियस प्लेस पे जो गैदरिंग होती है, इकट्ठे होते हैं उनके लिए, स्पेक्टेटर्स, स्पेक्टेटर्स, स्पेक्टेटर्स का मतलब क्या होता है, वॉचर, क्या होता है, वॉचर, दर्शक, क्या होता है, दर्शक, स्पेक्ट का मतलब क्या होता है, लुक, स्पेक्ट एक रूट वर्ड होता है, इंस्पेक्ट उसका मतलब क्या होता है, लुक, क्या होता है, लुक। मॉब, मॉब का मतलब क्या होता है, क्राउड, लेकिन क्राउड कैसी, क्राउड कैसी, खराब, बैड क्राउड बोल सकते हो आप, बैड क्राउड, क्राउड फॉर, फॉर डूइंग, फॉर डूइंग समथिंग बैड, फॉर डूइंग समथिंग बैड, किसी चीज को खराब करने मतलब बिगाड़ने के लिए, जो क्राउड होता है, जो क्राउड होता है उस चीज के लिए अपन क्या यूज करते हैं, मॉब, क्या, मॉब मतलब वॉयलेशन वगैरह हो, ठीक है ना। क्राउड होती है जो नॉर्मल होती है, एक भीड़, लेकिन जो मॉब होती है वो क्या होती है, जिसमें वॉयलेशन होता है, क्या होता है, वॉयलेशन होता है। ऑडियंस, ऑडियंस का मतलब सबको पता ही है, कॉन्ग्रेशन, अब देखो कॉन्ग्रेशन का मतलब GREG, GREG एक रूट वर्ड होता है, पढ़ा है मैंने, GREG का मतलब होता है ग्रुप, क्या होता है, ग्रुप। अब देखो यहाँ गैदरिंग की बात हो रही है, तो गैदरिंग की बात हो रही है तो इसका मतलब ये वाला तो, बाकी ऑप्शन तो कट गया, स्पेक्टेटर्स तो होगा नहीं, ठीक है ना। रिलीजियस की बात हो रही है, इसकी बात हो रही है रिलीजियस, ये वॉयलेशन हो रहा है तो वॉयलेशन में भी नहीं होगा। ऑडियंस और बचा कौन सा, कॉन्ग्रेगेशन। अब ऑडियंस तो नॉर्मल पर्सन के लिए होता है, ऑडियंस तो कोई भी हो सकती है, कोई रिलीजियस थोड़ी होगी, ठीक है, रिलीजियस प्लेस पे थोड़ी होगी, तो फिर आंसर क्या बचा, कॉन्ग्रेगेशन, क्या बचा, कॉन्ग्रेगेशन। और GREG का मतलब क्या होता है, ग्रुप, क्या होता है, ग्रुप। नेक्स्ट, select the word which means the same as the group of the words, अब क्या फाइंड करना अपने को, सिनोनिम, क्या फाइंड करना है, सिनोनिम, अ हैंडसम मैन, अ हैंडसम मैन। अब टाइकॉन का मतलब क्या था, अ वेल्दी पर्सन, अ वेल्दी बिजनेसमैन, अ वेल्दी बिजनेसमैन, अ वेल्दी बिजनेसमैन।
जिसको मतलब व्यापार की बहुत अच्छी खासी नॉलेज है, उस पर्सन को बोलते हैं टाइकून। क्या बोलते हैं? टाइकून। एडोनिस। अब एडोनिस का मतलब समझो, देखो एडोनिस का मतलब क्या होता है। अब एक वर्ड होता है एडोन। क्या होता है? एडोन। एक वर्ड होता है एडोन। अब एडोन का मतलब क्या होता है? ये ग्रीक माइथोलॉजी में यूज होता है। ग्रीक माइथोलॉजी में गॉड के लिए यूज होता है। एक सेकंड, देखो किसके लिए यूज होता है ग्रीक माइथोलॉजी में? ग्रीक माइथोलॉजी में ये किसके लिए यूज होता है? गॉड के लिए। किसके लिए यूज होता है? गॉड के लिए। और गॉड भी कौन सा? मेल गॉड। मेल मेल गॉड होता है ना, उसके लिए यूज होता है। तो उस केस में इसका मतलब क्या था? खूबसूरत, सुंदर। तो अडोन किसका ग्रीक माइथोलॉजी से लिया गया वर्ड है, जिसका मतलब होता है जो यूज होता है गॉड के लिए, गॉड की खूबसूरती को बताने के लिए यूज होता है। ठीक है, और वो भी गॉड कौन सा? मेल। कौन सा गॉड? मेल, ना कि गॉडेस। तो फिर जो सुंदर है, अब सुंदर की बात हो रही है तो यहाँ देखो हैंडसम दे रखा है, तो आंसर क्या होगा? एडोनिस। क्या होगा? एडोनिस। मतलब जो भगवान है वो क्या है? सुंदर है। ग्रीक माइथोलॉजी में उसको लिए वर्ड यूज करा एडोन। तो अडोन का मतलब क्या था? सुंदर। सुंदर, सुंदर मतलब हैंडसम है। आया समझ? कैवेलियर, घुड़सवार सेना, सब जानते हो। डिबेस, अब देखो डिबेस का मतलब अभी पढ़ा था तुमने। डिबेस का मतलब क्या होता है? डिग्रेड। किसी को क्या दिखाना? नीचे दिखाना। डिमीन, डिमीन, डिवैल्यू, डिवैल्यू। ठीक है, तो अपना जो आंसर होगा क्या होगा? एडोनिस। क्या होगा? एडोनिस। क्लियर? नेक्स्ट, फाइंड द वर्ड बेस्ट एक्सप्रेसेस। क्या फाइंड करना है? बेस्ट एक्सप्रेसेस मतलब सिनोनिम। प्रेफर्ड। अब प्रेफर्ड का मतलब क्या होता है? प्रेफर का मतलब चॉइस, मतलब आप किसी चीज को प्रेफर कर रहे हो। ठीक है ना? फर्स्ट प्रायोरिटी पे, प्रायोरिटी पे होना। क्या होना? प्रायोरिटी, प्रायोरिटी। तो कंपेयर, कंपेयर का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएट करना। क्या करना? डिफरेंशिएट करना, डिफरेंशिएट करना। अडोर्ड, अडोर्ड का मतलब क्या होता है? सजाना। किसी को क्या करना? सजाना। फियर्ड, फियर्ड का मतलब क्या होता है? डर, डरपोक। फेवर्ड, फेवर्ड का मतलब क्या होता है? किसी का मतलब क्या करना? मतलब किसी को प्रेफर करना है। अगर देखा जाए इसका बेस्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो यहाँ जो कायदेस होगा वो क्या होगा? फेवर्ड। क्या होगा? फेवर्ड। क्लियर? तो अपना आंसर क्या होगा? फेवर्ड। क्योंकि फेवर्ड का मतलब होता है डरना, कंपेयर मतलब डिफरेंशिएट करना, अडोर्ड मतलब किसी को सजाना, अरेंज करना। क्या करना? अरेंज करना, मतलब अरेंज करना, सजाना वगैरह, डेकोरेट करना। डेकोरेट भी बोल सकते हो, डेकोरेट करना। क्लियर? तो जो अपना जो आंसर होगा वो क्या होगा? फेवर्ड। क्या होगा? फेवर्ड। मतलब आप किसी को फेवर कर रहे हो, मतलब आप उसका पक्ष ले रहे हो, पक्ष ले रहे हो मतलब आप उसको क्या कर दे रहे हो? प्रेफरेंस दे रहे हो। इसलिए आंसर क्या होगा? फेवर्ड। नेक्स्ट, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग। क्या फाइंड करना है? अपोजिट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है अपने को? अपोजिट। अपोजिट किसका? लैक्डाइसिकल। लैक्डाइसिकल का क्या फाइंड करना अपने को? अब देखो लैक, लैक का मतलब क्या होता है? कमी। लैक का मतलब क्या होता है? कमी। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो वर्ड है उस किससे रिलेटेड? कमी से रिलेटेड। तो इस जो वर्ड का मीनिंग, जो प्रॉपर मीनिंग होता है वो देखो। इस लैक का मतलब होता है आलसी, मतलब जिसमें कमी है एनर्जी की, जिसमें एनर्जी कमी है, मतलब लेजी। क्या बोल सकते हैं अपन? लेजी, लेजी, इडल, इनर्ट, स्लगिश, इनर्ट, इनर्ट, स्लगिश। ठीक है, इनडिफरेंट, इनडिफरेंट पर्सन कौन होता है? उदासीन। उदासीन मतलब जो जिसको मतलब नहीं दुनिया, वो भी लेजी होता है। तो ये क्या है इसका? सिनोनिम। ये तो क्या हो गया इसका? सिनोनिम। जोकुलर, जोकुलर का मतलब होता है जोकिंग, जो मजाक वगैरह करता है, मॉकिंग वगैरह, जोकिंग मजाक वगैरह करने वाला। एंथुसियास्टिक, एंथुसियास्टिक का मतलब क्या होता है? जिसमें ऊर्जा हो, जिसमें क्या हो? ऊर्जा हो। एनर्जेटिक, क्या बोल सकते हो? एनर्जेटिक। अब देखो कायदे वैसे आपको समझ में आ गया अब तो। जब एनर्जेटिक बोल रहे हो तो इसका मतलब लेजी, मतलब जिसमें कोई एनर्जी नहीं, लेक ऑफ एनर्जी। और इसका मतलब एनर्जेटिक, तो अपोजिट फाइंड करना। अपोजिट क्या होगा? एंथुसियास्टिक। अब लुकवार्म का मतलब क्या होता है? लुकवार्म का मतलब भी सेम होता है। लुकवार्म और ये इंडिफरेंट, ये दोनों क्या है इसके? सिनोनिम। इसका मतलब भी क्या होता है? लेजी पर्सन, मतलब जिसमें आलस वगैरह हो, जिसमें कोई एनर्जी वगैरह नहीं हो, अनएनर्जेटिक भी बोल सकते हो। क्लियर? तो अपना आंसर क्या होगा? एंथुसियास्ट। नेक्स्ट, जीलियस भी बोल सकते हैं, इसका एक सिनोनिम जीलियस। प्रीवियस ईयर में आया हुआ है शायद किसी न किसी, जीलियस। ठीक है, नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। क्या करना अपने को? मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। नो इम्प्रूव, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन। व्हाई डिड द टीचर,
why did the teacher ask all four of you to stay back in class in the break? टीचर ने तुमसे क्यों कहा स्टे करने के लिए क्लास के बाद में ब्रेक में, ठीक है ना। तो ये कह रहा है भाई टीचर ने तुमसे क्यों कहा, अब तुम में कौन है, चार है, तुम में कौन है, चार है, तो नो इंप्रूवमेंट आस्क्ड। अब देखो यहाँ क्या दे रखा है, डिड, क्या दे रखा है, डिड। अब अपनों ने पढ़ा था डू डज, देखो अपनों ने पढ़ा था डू, ऊपर लिखवा देता हूं, डू डज डिड और मोडल, इनके बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, बेस फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म मतलब बेस फॉर्म, जिसपे नंबर जेंडर का कोई इफेक्ट नहीं। नंबर जेंडर क्या मतलब, जो जिससे वर्ड, जिससे जो वर्ब है वो ओरिजिन हुई है, मतलब जिससे वो वर्ब बनी है, जो उसकी बेस फॉर्म है। बेस फॉर्म होती है जिससे ओरिजिन हुआ है। जैसे मैं बोलूं बी की फॉर्म क्या है, तो बी की फॉर्म में बेस फॉर्म क्या है, बी। गो की फॉर्म में क्या है, गो, ठीक है। हैव की फॉर्म में क्या है, बेस फॉर्म हैव। तो बेस फॉर्म होती है जो मेन, जो ओरिजिन फॉर्म होती है वो होती है, ठीक है। अब ये डू डज डिड मॉडल, इनके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखते हैं, बेस फॉर्म, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखो डिड आ गया, अब डिड शो तो कर दिया पास्ट को, लेकिन आएगी कौन सी इसके बाद, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। यहाँ कौन सी फॉर्म है, देखो सेकंड या थर्ड, ये गलत हो गया। फिर यहाँ आईएनजी फॉर्म भी नहीं आती, तो दो ऑप्शन तो कट गए। अब बचा कौन सा, नो इंप्रूवमेंट या फिर आस्क यू ऑल फॉर। अब ध्यान दो, आस्क यू ऑल फॉर, अगर आस्क यू ऑल फॉर बोलते हो तो यू में इंक्लूड है ऑल, ठीक है ना। अगर तो यू और ऑल, तो इसका मतलब ऐसे बोलोगे तो वो स्ट्रेस किसको करे, कि तुम चारों को। जैसे आप मैं बोलू, एक तो बोलो आप ऑल ऑफ यू, ठीक है, ऑल ऑफ यू। एक आप बोलो यू ऑल, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे तो नंबर भी दे दिया, क्या दे दिया, नंबर। जब टोटल और पार्ट को रिलेट करते हो तो प्रेपोजिशन कौन सी यूज करते हैं, ऑफ। पढ़ाया था मैंने, जब भी टोटल और पार्ट को रिलेट करते हैं, मतलब ऑफ के बाद जो लिखोगे, ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो क्या होगा, टोटल। क्या होगा वो, टोटल। और जो ऑफ से पहले जो भी कुछ भी लिखोगे वो क्या होगा, पार्ट। क्या होगा, पार्ट, ठीक है। तो आप जब टोटल में से पार्ट को रेफर करोगे तो फिर क्या यूज करोगे, ऑफ प्रेपोजिशन को। अब इसमें तो ऑफ प्रेपोजिशन का यूज हो नहीं रखा, तो फिर क्या होगा, ए विल बी। क्लियर। अब ये देखो, ये हो गया टोटल यू, और टोटल में से किसको रेफर कर दिया, चार को, तो उन चारों में चारों को रेफर कर दिया टोटल में से। तो टोटल में से जब भी पार्ट को रेफर करते हो भाई, नंबर को रेफर करना है, नंबर को रेफर करना है, तो नंबर के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा। क्लियर। और ये स्ट्रेस किसको कर रहा है, नंबर को स्ट्रेस कर रहा है। किसको स्ट्रेस कर रहा है, नंबर को। भैया जो टीचर है वो उनको बोल रही है, अगर उनको ही बोलना होता तो सीधा यू यूज करती, लेकिन वो स्ट्रेस किसको करना चाहिए, भाई तुम चारों को, तुम चारों को। तो नंबर को स्ट्रेस करना है, और जब नंबर को स्ट्रेस करना है तो स्टार्टिंग में क्या लिखना पड़ेगा आपको, नंबर। जबकि स्टार्टिंग में नंबर नहीं लिख रखा, लास्ट में। तो जब भी जिसको स्ट्रेस करना होता है उसको अपन का उस वर्ड से कब लिखते हैं, पहले लिखते हैं। अगर मान लो मेरे को यहाँ स्ट्रेस करना है तो फिर मैं यहाँ इस ऑल फॉर आएगा, ऑल फॉर यू ऐसे लिखता, ठीक है ना। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए, मतलब नो इंप्रूवमेंट। क्लियर। नेक्स्ट, select the most appropriate option to substitute the underline segment। फिर से किसका क्वेश्चन है, इंप्रूवमेंट का, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का। आफ्टर स्विचिंग ऑफ द लाइट, लाइट को स्विच ऑफ करने के बाद ही वेंट ऑफ टू स्लीप, बस सोने के लिए चल दिया। तो स्विचिंग ऑफ अ लाइट, अब मान लो सपोज दैट स्विचिंग ऑफ लिखता हूं, देखो स्विचिंग ऑफ, ये ध्यान दो, स्विचिंग ऑफ लिखता हूं तो ये वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब एक क्वेश्चन लिखवाता हूं, जैसे मैं आपको एक इसको समझाने के लिए, एक सेकंड। वॉकिंग मैन इन द पार्क, वॉकिंग इन द पार्क आई सो हिम। अब एक चीज बताओ, यहाँ आपने जो वॉकिंग लिखा है, यहाँ जो वॉकिंग लिखा है ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इंग्लिश में तीन काम करती है, वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, ठीक है। अब यहाँ ये किसका काम करी, यहाँ देखो भाई, ये अगर मान लो इसको मैं सब्जेक्ट मानू तो इसकी वर्ब का है, इसका मतलब ये सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट नहीं है तो मतलब जिरंड नहीं है, और वर्ब है नहीं, ठीक है ना। वर्ब होती तो हेल्पिंग वर्ब पहले आती, इसका मतलब क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है जब ये किसका काम करती है, एडजेक्टिव। ये इनका है प्रेपोजिशन, ये इनका है प्रेपोजिशन।
पार्क इसका क्या है, ऑब्जेक्ट। और जब भी याद रखना ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम करे तो आगे वाली जो क्लोज दे रखी है, आगे वाली जो क्लोज दे रखी है उसका जो सब्जेक्ट होगा वही सेम सब्जेक्ट किसका होगा, इस प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब इस मान लो इसको भी सब्जेक्ट तो चाहिए ना, तो फिर कैसे पहचाने इसका सब्जेक्ट कौन है, तो याद रखना जो दूसरी क्लोज दे रखी है उसमें जो सब्जेक्ट होगा वही सेम सब्जेक्ट किसका होगा, इसका। वही सेम सब्जेक्ट कौन सा होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल का। तो इसका मतलब वॉक कौन कर रहा था पार्क में, मैं। और देखा भी किसने, मैंने। तो देखने का डूअर भी मैं हूं और वॉक करने का डूअर भी मैं हूं। तो अगर मान लो मैं यहाँ लिखता हूँ स्विचिंग, देखो कॉमन सेंस यूज करना, अगर मैं लिखता हूँ स्विचिंग ऑफ अ लाइट, तो लाइट को स्विच करना, तो इसका अकॉर्डिंग तो फिर ये काम किसने करा, मैंने। किसने करा, मैंने। और एक और चीज याद रखना, फिर दोनों काम पैरेलल, भाई वॉकिंग करते हुए मैंने किसको देखा, उसको देखा, तो दोनों काम किस में हो रहे थे, पैरेलल। लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि कोई चल भी जाए, मोशन भी हो जाए और बंद भी हो जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं। भाई ये काम कंप्लीट होने के बाद ही तो ये होगा, तो इस काम को क्या लिखना है, कंप्लीट करवाना है। क्या करना है, कंप्लीट। जबकि आप आईएनजी फॉर्म लिख रहे हो तो काम क्या होगा, पैरेलल। भाई इसका मतलब क्या है, भाई पार्क में वॉक करते हुए मैंने उसको देखा, तो दोनों काम क्या हुआ, देखने का और पार्क में वॉक करने का काम दोनों क्या थे, पैरेलल। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि भाई स्विच ऑफ करते करते मैं चल लू, वो तो पॉसिबल नहीं। तो ये दोनों तो पैरेलल पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन तो कट गया। ऐसे समझे। फिर ही हैज स्विच्ड ऑफ, उसने स्विच ऑफ कर दिया लाइट को। फिर वो क्या हुआ, अब मान लो ये कौन सा स्टेटमेंट है, पास्ट में। अपनों ने पढ़ा था अगर मेन क्लोज पास्ट में तो सब क्लोज भी किसमें होगी, पास्ट में। तो इसका मतलब जब ये पास्ट में है और ये कौन सी फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट से जो पहले एक्शन होता है वो कौन सा होता है, पास्ट ऑफ पास्ट, पास्ट परफेक्ट। तो यहाँ तो हैज की जगह क्या आना चाहिए था, हेड। अगर हेड आता तो ये सही हो जाता, तो इसका मतलब यहाँ पे हेड भी नहीं दे रखा, तो ये भी कट गया। क्लियर। फिर कौन सा, बीइंग स्विच्ड ऑफ। अब बी, अब देखो बीइंग क्या, बी की फॉर्म, और ये स्विच्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर मान लो ये लिख रहे हो तो इस अकॉर्डिंग तो इसका डूअर वो ही कौन होगा, ही। इसका डूअर कौन होगा, ही। लेकिन यार डूअर ना होने के बजाय क्या हो जाएगा, रिसीवर। तो इसका सब्जेक्ट कौन होगा, ये ही तो होगा। तो इसका मतलब तो हो जाएगा ही कोई स्विच कर दिएगा, तो कोई पर्सन को स्विच थोड़ी कर सकते हैं, नहीं। ये वाला भी कट गया। फिर आंसर क्या होगा, नो इम्प्रूवमेंट। क्या होगा, नो इम्प्रूवमेंट। आफ्टर, अब देखो इसको भी तोड़े, तो देखो आफ्टर क्या है, प्रेपोजिशन। आफ्टर क्या है, प्रेपोजिशन। और आप लोगों ने पढ़ा है प्रेपोजिशन के बाद क्या लिखता है, ऑब्जेक्ट। तो ये स्विचिंग है वो क्या है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। और इस ऑब्जेक्ट में क्या काम कर रहा है, ये देखो, ये जिरेंड, और जिरेंड में क्या है, नाउन। और नाउन इंग्लिश में दो काम करते हैं, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया। क्लियर, आई समझ में। आफ्टर स्विचिंग ऑफ द लाइट, अब स्विचिंग ऑफ फ्रेजल वर्ब है और स्विचिंग ऑफ का ऑब्जेक्ट होना लाइट। और जो जिरेंड पार्टिसिपल वगैरह ये होते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, खुद का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट रख सकती है। क्लियर, ये सारी चीजें पढ़ा रखी है, एक एक चीज लॉजिकल है। गिवन बिलो आर फोर जम्बल्ड, किसके क्वेश्चन है, जम्बल्ड का। किसका क्वेश्चन है, जम्बल्ड का। देयर आर मेनी सेकेंडरी रीजंस, देयर आर मेनी सेकेंडरी रीजंस एज वेल एज अलोंग विद इंक्रीजिंग लेवल्स ऑफ कार्बन। भाई ये कोई ना कोई बात हुई, इससे पहले कोई ना कोई काम तो होगा, सीधे कोई मेनी रीजन सेकेंडरी रीजंस तो होंगे नहीं, प्राइमरी रीजन भी होगा कुछ ना कुछ। तो ये सेकेंडरी हुआ है तो इससे पहले कोई प्राइमरी रीजन रहा होगा, तो ए से तो स्टार्ट होगा नहीं, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया। आया समझो, कॉमन सेंस। मैनी सेकेंडरी बोल रहा, सेकेंडरी से पहले क्या होगा, प्राइमरी। तो सेकेंडरी तो फर्स्ट हो नहीं सकता, तो ये कट गया। अब ये तो कंफर्म हो गया, या तो डी से स्टार्ट होगा। अब आपको सिर्फ देखना डी के बाद ए आएगा या बी आएगा, डी के बाद ए आएगा या बी आएगा। देखो, ग्लोबल वार्मिंग इज द सिंगल बिगेस्ट थ्रेट। थ्रेट का मतलब यहाँ डैमेज है या धमकी हमकी नहीं है। जो ग्लोबल वार्मिंग है वो सबसे बड़ा डैमेज है लाइफ पर ऑन अर्थ टुडे। आज अर्थ पर जो लाइफ के लिए सबसे बड़ा जो डैमेज है वो क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। फिर उसके बाद अगर मान लो बी लेते हैं तो द टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द अननेचुरल rise in Earth's average temperature. Increased carbon dioxide is the primary driver of the global. अब देखो प्राइमरी रीजन ये हो गया, प्राइमरी रीजन ये हुआ। सेकेंडरी रीजन कौन सा, ये। तो सी के बाद जो पेयर होगा वो किसका बनेगा, ए का। सी के बाद पेयर किसमें दे रखा है, ए का, यही है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए। ए विल बी करेक्ट, ए विल बी करेक्ट। सी के बाद क्योंकि प्राइमरी ये मिल गया और सेकेंडरी हो गया। क्लियर। तो ग्लोबल वार्मिंग है वो सबसे बड़ा भी क्या है, लाइफ पर जो सबसे बड़ा जो डैमेज है अर्थ पर, वो क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। तो उसके बाद क्या बोला, द टर्म इज यूज्ड, ये जो टर्म यूज की गई है टू डिस्क्राइब करने के लिए द नेचुरल राइज, नेचुरल जो वृद्धि हो रही है इन अर्थ एवरेज टेम्परेचर। अर्थ के जो टेम्परेचर में, अर्थ के जो एवरेज टेम्परेचर में जो नेचुरल वृद्धि हो रही है उसके लिए एक टर्म यूज की गई है। वो टर्म की बात करते हैं, इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड। अब वो टर्म कौन सी है, बढ़ती हुई कार्बन डाइऑक्साइड। बढ़ती हुई क्या, कार्बन डाइऑक्साइड इज द प्राइमरी ड्राइवर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग।
वो प्राइमरी रीजन है ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने का। देयर आर मेनी सेकेंडरी रीजन, इसके अलावा भी बहुत सारे रीजन एज वेल एज along with increasing levels of carbon dioxide, इसके साथ साथ क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का लेवल का बढ़ना भी एक क्या है, सेकेंडरी रीजन है। और भी बहुत सारे रीजन है इसके साथ, वो ये कहना चाह रहा है भाई कार्बन के अलावा भी बहुत सारे रीजन है। क्लियर, तो अपना जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए, डी बी सी है, डी बी सी है। नेक्स्ट देखो, कभी भी जंबल के क्वेश्चन सोल्व करो ना तो दो पेयर बना, क्या बना लो, दो पेयर बना लो। अगर दो पेयर तरीके से बना लिए तो लगभग ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं और आंसर निकल जाता है। बहुत रेयर केस होता है कि क्लोज क्वेश्चन आता है, अदरवाइज इतने ही आसान आते हैं कि भाई अगर आपने दो पेयर भी बना लिए तो सही हो जाएगा। अब ये देखो, इसमें भी आपको पेयर ही बनाना है दो। दिस अवेयरनेस हैज मोटिवेटेड एवरीवन टू गो फॉर फिजिकल। अब इस अवेयरनेस में भाई ये दिस है, दिस सीधा तो यूज नहीं होगा, इससे पहले कुछ ना कुछ बात हुई होगी, तो ए से तो स्टार्ट होगा, नहीं तो ये वाला ऑप्शन कट गया। कौन सा ऑप्शन कट गया, डी विल बी कट गया। These days people are more aware of their health, इन दिनों जो लोग है वो बहुत ज्यादा हेल्थ को लेके क्या है, अवेयर है। फिर क्या बोल रहा है, इन एडिशन टू फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज के अलावा, इन एडिशन टू का मतलब क्या था, के अलावा, के अतिरिक्त। फिर फिजिकल एक्सरसाइज के अलावा सम प्रेफर, कुछ लोग प्रेफर करते हैं टेकिंग हेल्थ सप्लीमेंट्स टू, और कुछ लोग क्या करते हैं, सप्लीमेंट्स लेने की क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं हेल्थ के लिए। It is advisable, but one should consult a trainer doctor before consuming health supplements. अब एक चीज बताओ, सप्लीमेंट्स का जिक्र खाऊंगा सबसे पहले। यहाँ कुछ लोग क्या करते हैं, सप्लीमेंट को क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं, उसको प्रेफर तो करते हैं, लेकिन ये एडवाइजेबल है, ये एडवाइजेबल है कि किसी को भी क्या करना चाहिए, ट्रेनर या डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए सप्लीमेंट को लेने से पहले। इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया, सी के बाद पेयर जो होगा वो किसका होगा, डी का। किसका होगा, डी का। सी के बाद पेयर और डी का कहां दे रखा है, यहाँ भी नहीं दे रखा, यहाँ दे रखा है, यहाँ पॉसिबल है, यहाँ भी नहीं दे रखा, तो बी विल बी करेक्ट, बी विल बी करेक्ट। सिर्फ दो पेयर बना है, पूरा पढ़े भी नहीं तो भी हो गया क्वेश्चन। आया समझ में, तो पहला का होगा बी ए सी डी, बी ए सी डी। इन दिनों लोग हेल्थ को लेके क्या है, बहुत अवेयर है। तो उसके बाद बोल रहा है, इस अवेयरनेस ने मोटिवेट किया है प्रत्येक इंसान को टू गो फॉर फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज के लिए जाने के लिए क्या करा है, इस अवेयरनेस ने क्या करा है, मोटिवेट किया है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, इन एडिशन टू फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज के अतिरिक्त कुछ लोग क्या करते हैं, हेल्थ के लिए क्या सप्लीमेंट्स लेना प्रेफर करते हैं, लेकिन वो बोल रहा है कि ये एडवाइजेबल है, ये एडवाइस लिए बिना इसको नहीं लेना चाहिए। वो कहना चाह रहा है कि इट इज एडवाइजेबल, ये क्या एडवाइजेबल है, लेकिन वन शुड कंसल्ट, लेकिन हर किसी को क्या करना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए एक ट्रेनर या डॉक्टर से बिफोर कंज्यूमिंग हेल्थ सप्लीमेंट, हेल्थ सप्लीमेंट्स लेने से पहले, हेल्थ सप्लीमेंट लेने से पहले हर किसी को क्या करना चाहिए, ट्रेनर या डॉक्टर से क्या करना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए। तो अपना आंसर क्या होगा, बी ए सी डी। नेक्स्ट क्लोज टेस्ट, किसका क्वेश्चन है, क्लोज टेस्ट का पढ़ते हैं। इट इज एसेंशियल, ये एसेंशियल है, एसेंशियल मतलब नेसेसरी, ये नेसेसरी है टू फॉर्म अ लिंक, एक लिंक फॉर्म करना बिटवीन फॉर्मल एजुकेशन और स्किल डैश, फॉर्मल एजुकेशन और स्किल के बीच। अब स्किल क्या, स्किल मैच्योरिटी, अब स्किल मैच्योरिटी तो होगी नहीं कोई, ठीक है ना, कोई पर्सन की मैच्योरिटी बात होगी, स्किल मैच्योरिटी नहीं होगी, स्किल प्रोग्रेस, स्किल राइपनिंग, पकना, राइप का मतलब क्या था, पकना, तो ये तो होगा नहीं। अब बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है, स्किल प्रोग्रेस है स्किल डेवलपमेंट, तो स्किल प्रोग्रेस नहीं होती, स्किल डेवलपमेंट होता है। क्या होता है, स्किल डेवलपमेंट। क्लियर, तो अपना आंसर क्या होगा, स्किल डेवलपमेंट। क्लियर, तो ये एक नेसेसरी है, एक लिंक फॉर्म करना, स्थापित करना बिटवीन फॉर्मल एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट के बीच में क्या करना, लिंक स्थापित करना, फॉर्म करना। मल्टी डिसिप्लिनरी एंड पर्सनैलिटी इनहेंसमेंट, मल्टी डिसिप्लिनरी और जो पर्सनैलिटी इनहेंसमेंट है, पर्सनैलिटी इनहेंसमेंट स्किल्स, पर्सनैलिटी से रिलेटेड जो इनहेंसमेंट मतलब होता है इंक्रीज होना, ठीक है ना, उससे रिलेटेड जो स्किल्स है जिससे इंक्रीज होगी पर्सनैलिटी, आर द डैश रिक्वायरमेंट्स ऑफ एवरी सेक्टर, उसकी रिक्वायरमेंट हर सेक्टर में। आए समझ, पर्सनैलिटी स्किल्स है, उसका बढ़ना क्या है, हर सेक्टर की क्या रिक्वायरमेंट है, हर सेक्टर की क्या रिक्वायरमेंट है। अब ये जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, बहुत एसेंशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। तो एसेंशियल का मतलब क्या था, इंपॉर्टेंट। एक्सटर्नल मतलब बाहरी, डोमेस्टिक मतलब हैबिटेट,
नीडलेस मतलब जरूरत नहीं है, तो जरूरत नहीं है, जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है, तो क्या होगा, एसेंशियल, इंपॉर्टेंट या नेसेसरी। तो जो पर्सनालिटी एनहेंसमेंट स्किल्स है वो बहुत ज्यादा जरूरी है हर सेक्टर के लिए, ठीक है। मैनी रिफॉर्म्स, कई सुधार, मैनी रिफॉर्म्स आर बीइंग, कई सुधार किए गए। अब देखो यहाँ देखो, आर क्या है, हेल्पिंग हो, आर क्या है, हेल्पिंग हो, और ये बी, बी की फॉर्म है, तो यहाँ जो आएगी वो वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म। यहाँ जो भी आएगी वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म। अब देखो थर्ड फॉर्म, यहाँ तो सारी थर्ड फॉर्म दे रखी है, सेटल्ड, इंट्रोड्यूस, रिलेटेड, इंप्रूव्ड। तो कई रिफॉर्म्स, कई सुधार आर बीइंग किए जा रहे हैं, कई सुधार किए जा रहे हैं, कई सुधार किए जा रहे हैं टू being introduced in higher education to correlate academics। अब देखो सेटल, कई कई सुधार को सेटल किया जा रहा है, तो सुधार को सेटल थोड़ी किया जाएगा, ठीक है ना। सुधार को तो क्या, सुधार के लिए इंट्रोड्यूस हो रहा है, भाई ये सुधार किए जाने चाहिए। कई कई रिफॉर्म्स है, कई जो सुधार है उनको क्या किया जा रहा है, इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, उनको उजागर किया जा रहा है, उनको रिवील किया जा रहा है, ना कि सेटल किया जा रहा है, ठीक है ना। तो आंसर क्या होगा अपना, इंट्रोड्यूस। क्या इंट्रोड्यूस, इंप्रूव क्यों नहीं आएगा, क्योंकि रिफॉर्म्स है, रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। इंट्रोड्यूस करने के बाद, मान लो कोई चीज है उसको इंट्रोड्यूस करने के बाद ही तो आप उसको इंप्रूव करोगे, सीधे इंप्रूव थोड़ी कर दोगे। मान लो आपको पता ही नहीं समस्या का पता और आप इंप्रूव करने चल गए, तो पहले उसको क्या किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो क्या बोल रहा है कि कई सुधार आर बीइंग इंट्रोड्यूस, कई सुधार इंट्रोड्यूस किए गए इन हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन में, टू को रिलेट एकेडमिक्स, एकेडमिक्स को रिलेट करने के लिए, टू दी, किससे रिलेट करने के लिए, टू दी डैश वेरियस सर्विस सेक्टर्स, वे कई सर्विस सेक्टर्स से रिलेट करने के लिए। अब क्या क्या रिलेट करने के लिए, अर्जेंसी, चार्ज, ड्यूटी, कई, जो कई एकेडमिक्स, एक सेकेंड, उनकी जरूरत, जो कई एकेडमिक्स है हायर एजुकेशन को रिलेट करने के लिए एकेडमिक्स की, एकेडमिक्स की जो बहुत सी जो जरूरत है, कई सर्विस सेक्टर की जो बहुत सी जरूरत है उनको को रिलेट करने के लिए क्या किया जा रहा है, ये कई रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किया गया। नेक्स्ट, इनोवेटिव मॉडल्स, इनोवेटिव जो मॉडल्स है कैन हेल्प, वो हेल्प कर सकते हैं टू डैश द वेरिएड नीड्स ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर। अब जो स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर है उनके बीच में जो अंतर है, उनकी जो नीड है, उनके बीच जो उनकी विभिन्न प्रकार की जो नीड्स है उनको क्या किया जा सकता है, उनको क्या मिल सकती है, मदद मिल सकती है, किससे, इनोवेटिव मॉडल से, इनोवेटिव मॉडल से। क्लियर, तो ये क्या नजर है। अब देखो ये हेल्प टू है, टू क्या है, प्रेपोजिशन, लेकिन यार अगर मान लो टू को प्रेपोजिशन माने तो इसके बाद वर्ब की फॉर्म लिखोगे आईएनजी आनी चाहिए, लेकिन हम लोगों ने पढ़ा टू के बाद, टू के बाद अगर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हो तो उसको बोलते हैं अपन इन्फिनिटिव। क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव। और अगर मान लो टू के बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिख रहे हो तो उस टू से पहले कोई ना कोई फ्रेज होनी चाहिए, ठीक है ना। भाई सीधा आप वर्ब के बाद तो यूज नहीं कर पाओगे, आया समझ में। तो इसका मतलब अपनों को क्या चाहिए, इन्फिनिटिव। तो टू के बाद जो भी आएगी वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। ये तो आईएनजी फॉर्म ही कट गया। और वो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वो कौन सी होती है, बेस फॉर्म। कौन सी फॉर्म होती है, बेस। जो आप यहाँ वर्ब के टू के बाद वर्ब बेस फॉर्म लिखते हो वो क्या होती है, बेस फॉर्म। बेस फॉर्म मतलब बिना ना वो सिंगुलर होती ना वो प्लूरल, वो होती है बेस फॉर्म। बेस फॉर्म मतलब जहां से वो ओरिजिन हुई। इसको अगर मान लो टू हटा दो तो बेर इन्फिनिटिव, बोल सकता है आप टू के बाद बेर, जो बेर इन्फिनिटिव में जो वर्ब यूज होती है वो यूज की जाती है। तो कहने का मतलब टू के बाद जो भी फॉर्म लिखोगे वो क्या होगी, बेस फॉर्म। बेस फॉर्म मतलब ओरिजिन वाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये तो ऐसे ही है, उस पर तो नंबर जेंडर का इफेक्ट ही नहीं पड़ता। ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। तो टू के बाद सेकंड फॉर्म तो आएगी नहीं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो बच्चे को सिर्फ मीटिंग और मीट में कंफ्यूजन होना चाहिए था, टू के बाद ये था आईएनजी फॉर्म आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन आईएनजी फॉर्म तब आती है जब कुछ एक वर्ड्स होते हैं, जैसे इन एडिशन टू, इस टाइप के, अकस्टम टू, गिवन टू, प्रोन टू। लेकिन उन वो जब यूज होते हैं तो एक तरीके से पैसिव की तरह यूज होती है, या फिर वो उस केस में फ्रेजेस की तरह काम करती है। लेकिन यहाँ तो सीधा वर्ब दे रखा, वर्ब के बाद लिखोगे तो इन्फिनिटिव लिखोगे। क्लियर, नेक्स्ट, इतने ही थे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई टॉट। आई होप यू हैव एंजॉयड द क्लास। अगर सच में वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।